नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे राज्य की कहानी पर बात करेंगे जिसका जन्म एक बहुत लंबे और जटिल संघर्ष के बाद हुआ। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की। जी, हरियाणा। 1 नवंबर 1966 ये वो तारीख है जब हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना। तो 17वां राज्य, इसके आगे पीछे कौन से राज्य बने थे? इससे ठीक पहले 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था और हरियाणा के बाद 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश। अच्छा, और हरियाणा भारत के 18वें संविधान संशोधन के तहत 17वां राज्य बना था। जी, तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। मतलब 1966 से भी बहुत पहले, 1858 से भी पहले चलते हैं। उस वक्त क्या स्थिति थी? देखिए, 31 दिसंबर 1600 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उनका मकसद तो सिर्फ व्यापार था। हाँ, व्यापार करने ही आए थे। लेकिन उन्होंने यहाँ की जो अराजकता थी उसका फायदा उठाया और धीरे धीरे एक राजनीतिक शक्ति बन गए। और उस समय हरियाणा के क्षेत्र में कौन था? 18वीं शताब्दी में मराठे भी हरियाणा में थे। फिर 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मराठों के साथ युद्ध हुआ। और इसी युद्ध का नतीजा था कि हरियाणा अंग्रेजों के हाथ में चला गया। हाँ, एक तरह से 30 दिसंबर 1803 को एक निर्णायक मोड़ आया। क्या हुआ था इस दिन? मराठा सेनापति दौलत राव सिंधिया ने सूरजी अर्जन गांव की संधि के तहत हरियाणा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। मतलब पूरा का पूरा क्षेत्र बस एक संधि के तहत सौंप दिया गया। जी हाँ। इसके बाद भी कुछ साल लगे, लेकिन 1809-10 तक हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हरियाणा पर पूरी तरह से अधिकार हो गया था। और फिर उन्होंने प्रशासन कैसे चलाया? 1833-34 में चार्टर अधिनियम के अनुसार इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत में शामिल किया गया। उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी आज का उत्तर प्रदेश? हाँ, और प्रशासनिक सुविधा के लिए इसे 5 भागों में बांट दिया: दिल्ली, गुरुग्राम, रोहतक, पानीपत, हिसार। इसके मुख्य भाग थे। इस पूरे इलाके का नाम दिल्ली डिवीजन कर दिया गया। अच्छा, दिल्ली डिवीजन। और ये प्रशासनिक ढांचा कैसा था? उस समय पर जो जिले थे उनको आगे तहसीलों में बांटा गया और तहसीलों को जेलों में बांटा गया। जेलों में? ये बड़ा दिलचस्प है। हाँ, और हर जेल का एक मुखिया होता था, जेलदार। तो जेलदार एक तरह से मुखिया होता था। ये प्रक्रिया सन 1857 तक चली थी। इसका मतलब 1857 से पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत भी मेरठ से हुई, जो उत्तर प्रदेश में ही है। बिल्कुल। और इसी का नतीजा ये हुआ कि हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करके पंजाब में मिला दिया गया। क्यों? ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि 1857 की क्रांति में पंजाब की रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। उनमें जींद, नाभा और पटियाला प्रमुख रियासतें थीं। ओह, तो ये एक सजा और इनाम जैसा था। हरियाणा के लोगों को सजा और पंजाब की रियासतों को इनाम। एक तरह से, हाँ। और इस प्रकार हरियाणा 1858 से लेकर 1966 तक, मतलब एक सदी से भी ज्यादा, पंजाब का हिस्सा रहा। तो हरियाणा को पंजाब में मिलाना एक राजनीतिक फैसला था। तो क्या इस फैसले को कभी चुनौती नहीं दी गई? अलग पहचान की बात फिर कब उठनी शुरू हुई? चुनौती तो दी गई, और बहुत जल्दी। सबसे पहले 1925 में दिल्ली में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। मुस्लिम लीग के अधिवेशन में? ये तो हैरान करने वाली बात है। जी, इसमें पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाने की बात कही। तो ये पहली आवाज थी। इसके बाद क्या हुआ? 1928 में दिल्ली प्रदेश कमेटी ने भी इसी मांग को दोहराया और 1931 में तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में एक अंग्रेज महोदय जॉफ्री कार्बेट्स ने हरियाणा को अलग करने की मांग की। अरे वाह, एक अंग्रेज ने भी, मतलब ये मांग धीरे धीरे जोर पकड़ रही थी। हाँ, फिर 9 दिसंबर 1932 को दीनबंधु गुप्त ने कहा कि ना तो इनकी भाषा मिलती है, न ही इनका रहन सहन मिलता है, इसलिए इनको दिल्ली में मिलाया जाए। लेकिन क्या सब लोग इस बंटवारे के पक्ष में थे? नहीं, ऐसा नहीं था। आर्य समाज, हिंदू महासभा तथा जनसंघ पार्टी ने पंजाब के विभाजन का विरोध किया था। यानी समर्थन भी था और विरोध भी। इस मांग को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती कब मिली? एक बड़ा मोड़ 1946 में आया, जब पट्टाभी सीतारमैया ने अखिल भारतीय भाषाई कांग्रेस में दीनबंधु गुप्त की मांग का खुलासा समर्थन किया। तो 1947 में जब देश आजाद हुआ, हाँ, तब तो ये मांग और भी तेज हो गई होगी। बिल्कुल। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होने के बाद यहाँ भाषा को लेकर विवाद हो गया। अब तक हिंदी भाषा बोलने वाले लोग चाहते थे कि हरियाणा अलग राज्य बने। और इसी बीच एक और मांग उठी,
है ना? जी, ये मांग सबसे पहले 1948 में सिख नेता मास्टर तारा सिंह ने एक अलग पंजाबी सूबे की मांग उठाई। ओ, तो अब दो तरफा दबाव था। इससे निपटने के लिए क्या किया गया? इस समस्या से निपटने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भीमसेन सचर ने एक फॉर्मूला तैयार किया था। उस फॉर्मूला का नाम था सचर फॉर्मूला, जो 1 अक्टूबर 1949 को लागू किया गया। तो इस सचर फॉर्मूला में क्या था? उस समय हरियाणा को 2 भागों में बांटा गया, हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र। अच्छा, तो हिंदी क्षेत्र में क्या नियम थे? हिंदी क्षेत्र में जैसे रोहतक और हिसार जिले सबसे ज्यादा प्रभावित थे। यहाँ की पहली भाषा हिंदी और दूसरी भाषा पंजाबी थी। हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष बलवंत राय को बनाया गया। और पंजाबी क्षेत्र का? पंजाबी क्षेत्र में बाकी बचा सारा क्षेत्र आ जाता था और इनकी प्रथम भाषा पंजाबी और दूसरी भाषा हिंदी थी। तो क्या ये फॉर्मूला सफल हुआ? नहीं, ये फॉर्मूला कुछ समय बाद असफल हो गया क्योंकि जनता ने इसे अस्वीकार कर दिया। सच्चर फॉर्मूला फेल हो गया। तो इसके बाद अगला कदम क्या था? इसके बाद 29 दिसंबर 1953 में भारत सरकार ने सैयद फजल अली की अध्यक्षता में फजल अली आयोग का गठन किया। राज्य पुनर्गठन आयोग, है ना? जी, इसमें हरियाणा के 22 विधायकों ने एकमत होकर अलग राज्य की मांग की। तो आयोग का फैसला क्या रहा? क्या उन्होंने हरियाणा की मांग मान ली? नहीं, इस आयोग ने 1956 को अपनी रिपोर्ट पेश की और भाषा के आधार पर राज्य के विभाजन की मांग को अस्वीकार कर दिया। ये तो एक बड़ा झटका रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। वैसे एक बात और, 1947 से 1956 तक हरियाणा पंजाब के जिस हिस्से में रहा उसे पेप्सू कहा जाता था। पेप्सू, इसकी राजधानी कहाँ थी? पेप्सू की राजधानी शिमला थी। और एक और दिलचस्प तथ्य, 1947 में पंजाब के सीएम गोपीचंद भार्गव सिरसा के रहने वाले थे। उनके बाद भीमसेन सच्चर पंजाब के मुख्यमंत्री बने। और आपने बताया था कि फजल अली खुद हरियाणा आए थे? जी, फजल अली 1955 में रोहतक आए थे। तो जब फजल अली आयोग ने मांग खारिज कर दी तो क्या सब कुछ शांत हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। पंजाब सरकार के कहने पर केंद्र सरकार ने एक और फॉर्मूला लागू किया, जिसे क्षेत्रीय फॉर्मूला कहते हैं। एक और फॉर्मूला, ये कब लागू हुआ? भारत के 7वें संविधान संशोधन के तहत 24 जुलाई 1956 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अनुमति से क्षेत्रीय फॉर्मूला गठित किया गया। ये सच्चर फॉर्मूला से कैसे अलग था? इसमें भी पंजाब को 2 भागों में बांटा गया, पंजाबी क्षेत्र तथा हिंदी क्षेत्र। हर क्षेत्र की भाषा और जिले तय किए गए। और प्रशासन? प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग कमेटी बनाई गई उस क्षेत्र के विधायकों द्वारा, लेकिन दोनों क्षेत्रों की साझा विधानसभा और साझा गवर्नर तय किया गया। अच्छा, उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे? 1956 में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो बने थे। तो ये फॉर्मूला भी काम नहीं किया। इसके बाद क्या हुआ? आंदोलन और तेज हो गया। 1965 में संत फतेह सिंह ने पंजाबी सूबे की स्थापना के लिए आमरण अनशन शुरू करने की घोषणा की। लेकिन फिर भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया था। हाँ, पाकिस्तान के साथ युद्ध के चलते 1965 में उन्होंने अपना अनशन स्थगित कर दिया। तो अब हम कहानी के अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं। इतने सालों के संघर्ष के बाद आखिर वो कौन सा कदम था जिसने हरियाणा के गठन का रास्ता साफ किया? निर्णायक मोड़ आया 23 सितंबर 1965 को। सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में हुकुम सिंह समिति का गठन हुआ। सरदार हुकुम सिंह उस समय लोकसभा के स्पीकर थे ना? जी बिल्कुल, और इन्हीं की सिफारिश पर सीमा आयोग का गठन हुआ। तो हुकुम सिंह समिति ने दरवाजा खोल दिया और फिर सीमा तय करने के लिए आयोग बना। हाँ, हुकुम सिंह की सिफारिश के आधार पर सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री जे.सी. शाह की अध्यक्षता में पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग का गठन किया। शाह आयोग, इसमें और कौन-कौन सदस्य थे? इस आयोग के अन्य सदस्य एस. दत्त और M.M. फिलिप थे। और इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा का नक्शा तैयार हुआ। जी, 18 सितंबर 1966 में जे.सी. शाह आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक को पारित किया। तो आखिर इतने सालों के संघर्ष के बाद 1 नवंबर 1966 को वो दिन आया जब 18वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा एक अलग राज्य के तौर पर भारत के नक्शे पर उभरा। हाँ, उस दिन एक लंबे संघर्ष का अंत हुआ। श्री धर्मवीर जी हरियाणा के प्रथम राज्यपाल और भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने। जी, उस समय राष्ट्रपति S. राधाकृष्णन थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। सही कहा। बंटवारे में हरियाणा को पंजाब का कितना हिस्सा मिला? हरियाणा पंजाब से 35.18% भाग लेकर अलग हुआ
और पंजाब के पास 64.82% भाग रह गया था। ये कहानी वाकई दिखाती है कि हमारे देश में राज्यों की सीमाएं कितनी जद्दोजहद के बाद तय हुई हैं। ये सिर्फ लकीरें नहीं है, इनके पीछे भाषा, संस्कृति और दशकों के आंदोलन की विरासत है। बिल्कुल सही। और अंत में दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक आए हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। हम आपसे वादा करते हैं, आपको परीक्षा के लिए सब कुछ सीखने को मिलेगा।